this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the another lecture in modern history. And in the last lecture, as we have discussed, we discussed the pre-कांग्रेस era and we discussed the viceroys. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था viceroys जो है हम 1884 तक, यानी कि जब कांग्रेस फॉर्म हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, उस टाइम तक हम viceroys डिस्कस करेंगे. इस टाइम पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड है उस पे हम सिर्फ आईएनसी पे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रही बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द वॉइसरॉयज. ओके, तो द फर्स्ट वॉइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग फ्रॉम 1856 टू 1862. और हम कह सकते हैं जो वॉइसरॉय की बेसिकली अपॉइंटमेंट थी, ये जो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय जो था, दैट वाज क्रिएटेड एक्चुअली आफ्टर 1858. जो 1858 का एक्ट आया था, ठीक है, जो एक्ट ऑफ 1858 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो है वॉइसरॉय का ऑफिस क्रिएट हुआ था. इससे पहले गवर्नर जनरल का ऑफिस हुआ करता था. ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग वाज एक्चुअली द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इस तरीके का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू कीप, ये जो फैक्ट्स हैं छोटे छोटे, ये आपने हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, ओके, तो लॉर्ड कैनिंग का हमने डिस्कस किया था. इंपॉर्टेंट वॉज कि 1858 का एक्ट आया. ठीक है, और 1861 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में आया. ठीक, ओके, सो द नेक्स्ट वॉइसरॉय विच वी हैव टू डिस्कस टुडे इज लॉर्ड एल्गिन. ठीक है, देखिए लॉर्ड एल्गिन का जो टाइम पीरियड था 1 साल तक ही रहा, दैट वाज 62 टू 63. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बस ये है कि सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट. ठीक है, वहाबी मूवमेंट जब मैंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स करवाए थे, तो जो लास्ट पार्ट था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, उसमें मैंने वहाबी मूवमेंट करवाया था. वहाबी मूवमेंट और वलीउल्लाह मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, 1830s में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और मैंने आपको कहा था कि 1870s तक आते आते जो है ये पूरा मूवमेंट जो है सप्रेस हो गया था. इस मूवमेंट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स में. तो अगर आप सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं टोटल, आप वो देख लीजिए. उन पे भी क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पे पूछे जाते हैं. ठीक है, ओके, तो वहाबी मूवमेंट मैंने वहाँ पे स्टार्ट करवाया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया में जो है वहाबी मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो रहे शाह अब्दुल अजीज और सईद अहमद बरेवली, रिवाइवलिस्ट. ये इंडियन मुस्लिम्स का एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था वहाबी मूवमेंट. ठीक है, तो इसको सप्रेस किया था लॉर्ड एल्गिन ने बेसिकली. इसके टेन्योर में लॉर्ड एल्गिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट. ओके, तो ये आप याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो वॉइसरॉय हमने डिस्कस कर दिया है, दैट इज लॉर्ड जॉन लॉरेंस. ठीक है, लॉरेंस पॉपुलरली हम इनको जानते हैं बाय लॉर्ड लॉरेंस. ठीक है, तो 1864 से लेके 1869 तक जो है लॉरेंस का टाइम पीरियड रहा. ओके, अब ये क्या रहा लॉरेंस के टाइम पीरियड में, क्या क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ, सबसे पहले टेलीग्राफिक लाइन जो है वो ओपन हुई यूरोप के साथ, इंडिया में. ठीक है, इंडिया में जो टेलीग्राफिक लाइन है वो कहाँ तक गई? यूरोप के साथ. ठीक है, यूरोप के साथ कनेक्शन जो है थ्रू अ टेलीग्राफिक लाइन वाज कनेक्टेड इंडिया के साथ. तो ये किया लॉरेंस के टाइम पीरियड में हुआ. ठीक है, उसके बाद लॉरेंस ने क्या किया? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो की. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो है पर्टिकुलरली लॉरेंस ने किसके साथ करी? अफगानिस्तान के साथ. ओके, अब ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी क्या था? देखिए, इनएक्टिविटी से मतलब है इनएक्टिव होना, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना. ठीक है, तो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? देखिए, अफगानिस्तान के साथ जो लॉरेंस के टर्म थे वो पहले ठीक चल रहे थे. लॉरेंस का जो हेड था, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लॉरेंस का जो हेड था दोस्त मोहम्मद दोस्त. ठीक है, मोहम्मद दोस्त अली जो था वो अफगानिस्तान का जो हेड है, उसकी डेथ के बाद जो है इसकी चली वॉर ऑफ सक्सेशन कि अफगानिस्तान की गद्दी पे कौन बैठेगा. ठीक है, तो उसमें ब्रिटिश ने, इसमें लॉरेंस ने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से कोई इंटरेस्ट दिखाता तो बेसिकली पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, ऑलरेडी जो है वॉर्स चल रही थी, ऑलरेडी जो है लॉरेंस को पता था कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमारी मनी जो है वो स्पेंड होने वाली है. सो ही डिड नॉट शो दैट मच इंटरेस्ट. उसने कहा कि भाई जो भी किंग, जो भी राज गद्दी पे बैठेगा उसको ही हम
मतलब उसको हम वेलकम करेंगे, तो हमारे तरफ से कोई हमने अपना बंदा जो है वो नहीं बोलना है कि भाई आप जो है राजगद्दी पे बैठो, ठीक है। तो मास्टरली इनएक्टिविटी की जो पॉलिसी है वो लॉरेंस ने दिखाई अफगानिस्तान के साथ। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मास्टरली इनएक्टिविटी की जो पॉलिसी है वो कौन से वॉइसरॉय के अंडर हुई थी, तो लॉर्ड लॉरेंस जो है इसका आंसर रहेगा। बट सिर्फ लॉर्ड लॉरेंस ने ही नहीं मास्टरली इनएक्टिविटी जो है पॉलिसी करी थी, बट इट वाज ऑलरेडी डन बाय लॉर्ड एल्गिन, जो हमने इससे पहले हम लॉर्ड एल्गिन पढ़ चुके हैं, उसने भी मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। लॉर्ड लॉरेंस ने तो की ही थी, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। नॉर्थब्रुक का भी टेन्योर इतना कोई खास नहीं था, लॉर्ड मायो का थोड़ा बहुत था। तो आप लगा सकते हैं कि नॉर्थब्रुक तक जो ये वॉइसरॉयज थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय जो हैं वो है लॉर्ड लॉरेंस, वो है लॉर्ड लॉरेंस जिसने मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो की थी। ओके, मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब है पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब अगर कहीं पे लड़ाई होती है, कुछ भी एनेक्सेशन होती है, मतलब कुछ भी हो रहा है किसी कंट्री में, किसी एरिया में, तो हम वहां पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम मतलब ब्रिटिशर्स ने ये कहा, यहाँ पे इस वॉइसरॉय की ये सोच थी कि हम वहां पे खाली स्पेक्टेटर बने रहेंगे, वी विल नॉट पार्टिसिपेट देयर, ठीक है। इसी के ऑपोजिट थी, आगे हम देखेंगे, वी हैड लॉर्ड लिटन, ठीक है। लिटन ने वैसे ही बहुत कुछ किया अपने टेन्योर में, मतलब अच्छा नहीं किया बेसिकली इंडियंस के साथ, तो वैसे ही अच्छे थे भी नहीं ब्रिटिशर्स, ठीक है। बट लॉर्ड लिटन के टाइम पे बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बड़ा सारा, मतलब इसने ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर इंडियंस एक्चुअली। तो लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसी थी वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी। क्या थी? फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था? बेसिकली इन्वेड करो, एनैग्स करो, मतलब अगर कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो रही है कहीं पे, तो उसका फायदा उठाओ और जाके एरिया को एनैग्स करने की कोशिश करो। जबकि मास्टरली इनएक्टिविटी इससे ऑपोजिट थी, ठीक है। तो अपनी अपनी वॉइसरॉयज थे, अपनी अपनी सोच थी, अपनी अपनी परसेप्शन थी, अपना अपना काम करने का तरीका था। तो जितने वॉइसरॉयज आए अपने अपने अलग अलग काम करने के ढंग से उन्होंने काम किया। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वी हैड कि लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे एंग्लो भूटान वॉर भी हुई थी, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सिंचुला इन 1865, ठीक है। तो ये जो है मतलब भूटान के साथ भी वॉर हुई, ब्रिटिशर्स की भूटान के साथ भी वॉर रही, और ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है एंड में साइन हुई थी 65 में। भूटान ऑब्वियसली हार गया था, ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज जो है भूटान ने अपने कुछ एरियाज जो है वो दे दिए ब्रिटिशर्स को, लेकिन इन रिटर्न उस ब्रिटिशर्स ने इनको एनुअल सब्सिडी भी देते थे इसको भूटान को, ठीक है। तो जैसे कि असम का जो द्वार है, असम के कुछ एरियाज जो थे वो इंडिया में आ गए, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। बंगाल का कुछ पार्ट था, कूच बिहार का पार्ट था, ठीक है, जो किसके अंडर आ गया? इंडिया के अंडर आ गया। और ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है एंड में साइन हुई थी 65 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लोकल बॉडीज जो हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी टाइप्स, ठीक है, जैसे आज की डेट में जिनको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, तो लोकल बॉडीज, लोकल गवर्निंग बॉडीज जो हैं वो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। अब ये लोकल बॉडीज जो हैं, यानी कि थोड़ा सा देखिए, ये डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की लॉरेंस ने। अब ये डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश क्यों की? ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू या ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सके, क्योंकि फंड्स की जो है वो कमी थी। ऑब्वियसली ब्रिटिश फंड्स की कमी होगी ही, मतलब लगातार वॉर्स में जो है ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होते, पहले अफगानिस्तान एंग्लो अफगान वॉर हो रही है, कभी कहीं वॉर हो रही है, तो इन वॉर्स के साथ जो है ऑब्वियसली वॉर में जो है पैसा बड़ा ज्यादा लगता है, तो फंड्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये फंड्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए जो है थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज जैसे टाइप ऑफ स्टार्ट हुई ताकि टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। ओके, कैनाल वर्क इसने एक्सपैंड किया, रेलवे वर्क्स को एक्सपैंड किया, बाकी सिविक एमिनिटीज जैसे कि स्ट्रीट लैंप्स वगैरह, ठीक है, और भी सिविक एमिनिटीज जो हैं वो लॉरेंस ने जो है इंडियंस को देना स्टार्ट की, ठीक है, या फिर यहाँ पे एस्टैब्लिश करना स्टार्ट की, जो बेसिक छोटी मोटी जो सिविक एमिनिटीज होती हैं, ठीक है। पानी वगैरह, बिजली तो क्या नहीं, लैंप्स वगैरह जो है वो सिविक एमिनिटीज जो है थोड़ी बहुत लॉरेंस ने देना स्टार्ट की। ओके, ऑलराइट। क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है लॉरेंस के टाइम पे बना था। इनैक्टमेंट ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट इन 1868। पंजाब टेनेंसी एक्ट, मतलब टेनेंसी का मतलब हो गया कि जमीन के रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी के, जमीन के रिलेटेड जो है पंजाब में ये एक्ट जो है पास किया इन 1868। ओके, फेमाइन जो है, देखिए फेमाइन आप देखेंगे हर 4-5 साल के बाद जो है उस टाइम पे फेमाइन जो है रीअकर होता था। तो फेमाइन जो है वो ओडिशा में इस टाइम पे राजपूताना यानी कि एरियाज ऑफ राजस्थान और बुंदेलखंड में, एमपी और यूपी की स्टेट के एरिया में, मतलब इस यहाँ पे जो है फेमाइन जो है वो हुआ था 1866 के अराउंड। और उसके बाद फेमाइन कमीशन जो है वो बिठाया गया अंडर हेनरी कैम्पबेल, ठीक है। और जब एक्चुअली होता क्या था कि उस टाइम पे जब फेमाइन आते थे तो क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो जनता कौन सी मर रही थी? इंडियन जनता जो है वहां पे भुखमरी फैलती थी। इंडियंस के लिए कोई इतना खास सिंपैथी तो थी नहीं इनमें, ठीक है, तो बहुत ही नुकसान होता था।
बहुत जाने जाती थी जब भी फेमाइन होता था। तो ये जो फेमाइन था यहाँ पे भी बड़ी जाने गई थी, लैक्स ऑफ पीपल डाइड एक्चुअली, बड़े सारे जो है लोगों की जान जाती थी। और उसके बाद जो है बहुत से डिजीज जैसे कॉलेरा टाइप्स जो है, बड़ी सारी डिजीज, मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता था। उसकी वजह से भी इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, ठीक है, तो बड़ी ज़्यादा जो है हालत ख़राब होती थी इस टाइम पे, सिचुएशन, भूखमरी बड़ी ज़्यादा फैलती थी, लोग बहुत ज़्यादा मरते थे, खाने को अनाज नहीं होता था, राइस नहीं होता था, तो इस तरीके से जो है काफ़ी हालत ख़राब होती थी। ओके, सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट किया बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन 1865। तो दिस वाज डन अंडर लॉरेंस टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम टेलीग्राफिक लाइंस विद यूरोप जो है इंडिया में, वो किसके टाइम पीरियड में ओपन हुई थी, तो इट इज लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। या मास्टरली इनएक्टिविटी जो पॉलिसी है वो किसने अडॉप्ट की थी, तो लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। या फर्स्ट लोकल म्यूनिसिपैलिटीज बॉडीज किसने बनाई थी, तो इस तरीके से आपने जो है इन चीजों को याद रहना है। अभी तो फ्रेश पढ़ रहे हो तो याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा, तो यू नीड टू रिवाइज। इसमें तो बहुत रिवीजन की जरूरत है, बहुत कंफ्यूजन है, आप वॉइस रॉयज और गवर्नर जनरल्स में कंफ्यूज हो सकते हो आगे चल के, तो इनको आपने यू कीप ऑन रिवाइजिंग, तभी जो है ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड मेयो। देखिए लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ था, सबसे पहले कि ही वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय जिसने क्या किया, पहली बार बात की फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की इन इंडिया, स्टार्टेड दी फर्स्ट प्रोविजनल सेटलमेंट्स मेड इन 1870, ठीक है। तो प्रोविंशियल सेटलमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस थी उनको भी थोड़ा एम्पावर किया, उनको भी डिसेंट्रलाइज किया। काम ऑब्वियसली बढ़ रहा था, ठीक है, तो इंक्रीजिंग वर्कलोड की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन की, और रेवेन्यूज और टैक्स इकट्ठा करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए आप जितना डिसेंट्रलाइज करोगे उतना ही टैक्स जो है, उतने ही रेवेन्यूज जो है और आएंगे छोटे छोटे एरियाज के अंदर, भाई तुम टैक्स कलेक्ट करो, तुम टैक्स कलेक्ट करो अलग अलग चीजों पे, तो उसकी वजह से जो है फाइनेंशियली ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट जो है मेयो के टाइम पे वो हुआ था, फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1871, याद रखना है, ये डेट याद रखनी है कि फर्स्ट सेंसस जो है दैट वाज हेल्ड इन 1871, ऑल्दो इट वाज नॉट अ कंप्लीट सेंसस, इनकम्प्लीट सेंसस था ये, बट फर्स्ट जो सेंसस जो है हुआ 1871 में ही था अंडर लॉर्ड मेयो, यू नीड टू रिमेंबर। 69 से 72 तक का इनका टाइम पीरियड था, ओके। कॉलेज क्रिएट किया, एक राजकोट कॉलेज क्रिएट किया काठियावाड़ में, और मेयो कॉलेज क्रिएट किया अजमेर में, ठीक है। तो ये बेसिकली किन के लिए किया, फॉर पॉलिटी, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बेसिकली जो है ये जो कॉलेजेस हैं ये बनाए लॉर्ड मेयो ने, जो उस टाइम की जो एलीट क्लास थी उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बेसिकली, ठीक है, जो उस टाइम पे पॉलिटिकल पावरफुल जो लोग थे, ठीक है, जो एलीट क्लास थी बेसिकली, ठीक है, जो आप कह सकते हो जो हायर क्लास के लोग थे, उस सेक्शन को टारगेट, उस सेक्शन के बच्चों को टारगेट करने के लिए, मतलब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो हैं ये रॉयल कॉलेजेस की जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। और जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी क्रिएट किया था लॉर्ड मेयो के टाइम पे, तो ये आपने चीजें याद रखनी है। ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे इन इंडिया, ये भी याद रखना है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने किया था, मेयो ने किया था। फर्स्ट सेंसस 1871 में किसने किया था, मेयो ने किया था, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। एंड ही इज द ओनली वॉइसरॉय, एक ही वॉइसरॉय है जो कि ही वॉज मर्डर्ड इन द ऑफिस, मतलब कि जब वो वॉइसरॉय था उस टाइम पे उसका मर्डर कर दिया गया था बाय अ कॉन्विक्ट इन द अंडमान इन 1872, ठीक है। तो 1872 में जो है लॉर्ड मेयो क्या करता है, अंडमान जाता है विजिट पे, तो वहां पे जो एक कन्विक्ट है, वहां पे एक मतलब आप कह सकते हो कि एक क्रिमिनल था जिसने क्या किया, जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने लॉर्ड मेयो को मार दिया था, ठीक है। कहा जाता है नाइफ से जो है लॉर्ड मेयो को उसने मार दिया था 1872 में, ड्यू टू ऐसे ही कि गुस्से में कि भाई हमें क्यों जो है कन्विक्ट रखा है, हमें क्यों जो है यहाँ पे बंदी बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो काला पानी की सजा होती है वो होती थी यहाँ पे, तो इसने क्या किया था, लॉर्ड मेयो को मार दिया था। ही वॉज द ओनली मर्डरर, ठीक है, ओके, ओनली सॉरी ही वॉज नॉट द ओनली मर्डर, ही वॉज द ओनली वॉइसरॉय, ठीक है। लॉर्ड मेयो जो है ही वॉज द ओनली वॉइसरॉय हु वॉज मर्डर्ड इन द ऑफिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है 1872 से लेके 76 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का रहा। अगेन कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है नॉर्थब्रुक के टाइम पे नहीं हुई थी, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो ही विजिटेड इंडिया इन 1875। प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब हो गया, प्रिंस ऑफ वेल्स किसे कहते हैं कि बेसिकली जो किंग था ब्रिटेन का, जो भी किंग होता है ब्रिटेन का, उसका जो बेटा होता है, ठीक है, मतलब कि जो राजगद्दी का जो अगला हकदार होता है, जो नेक्स्ट किंग जो आगे जाके बनेगा उसको प्रिंस बोलेंगे ना, ऑब्वियसली किंग है, क्वीन है,
तो जो उनका बेटा है वो प्रिंस हुआ, तो प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया कि जो ब्रिटेन का जो किंग है उसका बेटा जो नेक्स्ट राजगद्दी का हकदार है, ही इज द प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ही केम टू इंडिया इन 1875। ये हुआ था नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे। कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में। नाउ व्हाट इज दिस कूका मूवमेंट इन पंजाब? ये जो सोशल कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है पंजाब का, सिक्स का बेसिकली। तो कूका मूवमेंट का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कूका मूवमेंट जो है ये सिख रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। ये इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर रहे वो रहे बाबा राम सिंह जी। ठीक है, तो बाबा राम सिंह जी जो हैं वो लीडर रहे कूका मूवमेंट के। कूका मूवमेंट में बेसिकली क्या था कि इसमें 1872 में हुआ था, और ये कूका मूवमेंट कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक है, तो 1872 में जो है कूका मूवमेंट हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ? यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक है, बाबा राम सिंह जी जो हैं वो इसके लीडर थे, याद रखिएगा। और इसमें क्या था बेसिकली कि जो ट्रू स्पिरिट है सिखिज्म का उसको स्प्रेड करना या फिर सिख रिलीजन को प्यूरिफाई करना। ठीक है, और अगेन ये माना जाता है कि जो सिखिज्म है मतलब कि अगेन जो है रिलीजन इम्प्योर हो रहा है ड्यू टू ड्यू टू कल्चरल कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, राइट। तो सिखिज्म को वापस प्योरीफाई करना ये जो है एक कूका मूवमेंट का एक एम था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव कि फेमाइन जो है वो बिहार में हुआ था 73 से 74 में। बिहार एरिया में क्या हुआ था? फेमाइन आया था। तो मैंने आपको जैसे कहा फेमाइन जो है रीअकर होते रहते थे कुछ कुछ सालों के बाद, उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड लिटन। ओके, नाउ लॉर्ड लिटन का इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए लॉर्ड लिटन की का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1876 से लेके 1880 तक जो है लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड रहा। कब तक रहा? 1876 टू 1880। ओके, तो लॉर्ड लिटन जो है इनके इसके टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले इसने क्या किया? एक ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया। ठीक है, दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार जो है वो लगाया लॉर्ड लिटन ने 1877 में। कब लगाया? 1877 में। और उस टाइम पे जो ब्रिटेन की क्वीन थी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की क्वीन थी, उसको टाइटल दिया काइजरे हिंद। किसका टाइटल दिया? काइजरे हिंद का, या फिर क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, अब ये क्या है? काइजर का मतलब होता है बेसिकली रूलर। रूलर हो गया मतलब जो एक कंट्री को रूल कर रहा हो, है ना, हेड हो जो कंट्री का। ओके, तो काइजर हिंद का टाइटल दिया क्वीन विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया खुद नहीं आई थी दिल्ली दरबार में। ओके, बट इसको टाइटल दिया किसने दिया? लॉर्ड लिटन ने। अभी दिल्ली दरबार बेसिकली क्या था? दिल्ली दरबार हो गया एक ग्रैंड सेरेमनी करनी कहीं पे, और वहां पे जो है आप लगा लीजिए परेड वगैरह करवानी। ठीक है, सोल्जर्स की, और जो आगे पीछे के जो एम्परर हैं, जो मतलब जो राजा हैं, जो छोटे छोटे रीजनल प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे, उनको बुलाया दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो एक ग्रैंड दिल्ली दरबार जो है वो करवाया किसने? लॉर्ड लिटन ने करवाया दिल्ली दरबार। कब करवाया था? 1877 में। और इस दिल्ली दरबार में जो क्वीन जो ब्रिटेन की थी उसको प्रोक्लेम किया या उसको टाइटल दिया किसका? कैजरे हिंद का। ओके, कैजर हिंद एक लैटिन वर्ड है तो जिसका मतलब होता है रूलर या जो हेड होता है। ठीक है, तो और या तो आप कह सकते हैं कैजरे हिंद का टाइटल दिया या फिर क्वीन एम्प्रेस का टाइटल दिया। ओके, अभी जो देखिए टोटल ये आप याद रखिएगा कि जो टोटल दिल्ली दरबार है ना, ये टोटल 3 बार ऑर्गेनाइज हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल 3 बार ऑर्गेनाइज हुआ है। सबसे पहले हुआ 1877 में, जो मैंने अभी जिसकी हमने बात की, मेंशन्ड अबव, मतलब ये जो अभी बात की कि 1877 में जो है क्वीन विक्टोरिया को जिसमें कैजर हिंद का टाइटल दिया। ओके, नेक्स्ट हुआ था 1903 में। 1903 में हुआ था किंग एडवर्ड 7। उस टाइम पे किंग कौन था? किंग एडवर्ड 7 था। और क्वीन कौन थी? क्वीन अलेक्जेंड्रा। और कौन इस टाइम पे वॉइसरॉय था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम पे हुआ था ये। ठीक है, कर्जन के टाइम पे 1903 में। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1911। और कर्जन का और भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कर्जन की क्या इंपॉर्टेंस है? इस टाइम पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आई थी। खैर मैं बाद में हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आई थी, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में ये स्प्लिट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे। तो कर्जन के टाइम पे ही जो है दिल्ली दरबार जो है फिर से लगाया कर्जन ने 1903 में। ठीक है, 1903 में। फिर 1911 में जो है उस टाइम पे किंग जो है ब्रिटेन का कौन था? किंग जॉर्ज 5 और क्वीन कौन थी? मैरी। और ये किसके टाइम पे हुआ? हार्डिंग के टाइम पे। ठीक है, हार्डिंग के टाइम पे 1911 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा दिल्ली दरबार जो है ये टोटल 3 बार हुआ है। एक 1877 में, एक 1903 में और 1911 में। और आपने जो है वॉइसरॉयज भी याद रखने हैं। 1877 में लिटन था, 1903 में कर्जन था,
1911 में हार्डिंग था, ठीक है। और फिर किंग कौन कौन था और क्वीन कौन कौन थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो काइजर हिंद का जो टाइटल है वो किसने दिया, वो लॉर्ड लिटन ने दिया क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है लिटन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया 1878 में। क्या किया, 1870, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 किसके टाइम पीरियड पे जो है आया था, किसके टाइम पीरियड पे आया था, लिटन के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। इसमें क्या था बेसिकली, वर्नाक्यूलर इनफेमस भी बोलते हैं इसको, इनफेमस वर्नाक्यूलर एक्ट। इनफेमस हम उस चीज को कहते हैं जो हमारी हिस्ट्री में कोई चीज अच्छी ना हुई हो, जो बुरी चीज हुई हो, बुरी चीज के लिए फेमस हो, उसको इनफेमस बोल देते हैं, राइट। तो दिस वाज इनफेमस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या था, देखिए वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हमारी जम्मू की जो है नेटिव, हमारी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होगी डोगरी, या कश्मीर की वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होगी कश्मीरी, ठीक है, या बंगाल की वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होगी बंगाली, राइट। तो यहाँ पे इसमें वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हो कि जो इंडियन प्रेस है उसको ये कहा कि आप इंडियन लैंग्वेजेस या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ब्रिटिश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज हैं इंडिया में उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। तो ये कहा गया ऑब्वियसली, तो ये इसीलिए इसको मतलब इस एक्ट को, खैर ये जो एक्ट था ये क्या था बेसिकली कि इंडियन प्रेस की फ्रीडम को क्रश कर रहा था, है ना। ये जो एक्ट है दिस वाज नॉट गुड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्चुअली फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट था ये। तो इसीलिए इस एक्ट को काफी इंडियंस ने तो इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये एक्ट जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का लिटन ने लाया था। और बाद में इसके बाद का जो वाइसरॉय है दैट इज लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो था ये थोड़ा लिबरल था, ये इंडियंस को थोड़ा, इंडियन से थोड़ा सिंपैथाइज करता था, लिबरल थॉट्स का था। लॉर्ड रिपन ने फिर आप देखेंगे इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था, मतलब हटा दिया था इस वर्नाक्यूलर एक्ट में। तो इस वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या था कि जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो इंडियन प्रेस है वो क्या करेगी, वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती बेसिकली, और अगर छापेगी तो उसके लिए बड़ी सारी फिर पनिशमेंट्स थी। उनको जो भी पब्लिशर है उसको जेल हो सकती है, और जो भी प्रेस की मशीनरी है या जो एसेट्स हैं प्रेस के उनको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये लिटन ने ये चीजें लाई थी, ओके। तो गैगिंग एक्ट क्यों कहा गया, गैगिंग का मतलब होता है बेसिकली मुंह पे पट्टी बांध देना जिसकी वजह से कोई बोल ना पाए, मुंह पे मतलब कि हमारे माउथ पे पट्टी बांध देना जिसकी वजह से हम बोल ना पाए, ठीक है। तो इसको गैगिंग कहते हैं बेसिकली। तो ये गैगिंग एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिटन के टाइम पीरियड पे हुआ आर्म्स एक्ट हुआ 1858, ठीक है। 1858 नहीं है, ये 1878 है, ठीक है। तो ये आर्म्स एक्ट जो है, इसको करेक्ट कर दूंगी मैं बाद में पीडीएफ में, ठीक है। तो इसमें जो आर्म्स एक्ट है बेसिकली, आर्म्स एक्ट में क्या था, देखिए आर्म्स एक्ट में ये था कि जो भी इंडियंस हैं, इसको 1878 कर देना इसको, ठीक है। जो भी इंडियंस हैं वो बिना लाइसेंस के आर्म्स या अपने पास कोई वेपन नहीं रख सकते बेसिकली। आर्म्स एक्ट 1878 में ये था कि कोई भी वेपन नहीं रख सकते, जो इंडियंस हैं वो वेपन नहीं रख सकते विदाउट एनी अप्रोप्रिएट लाइसेंस, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट फेमाइन जो है वो 1876 से 1877 में ग्रेट फेमाइन आए, और कौन कौन से एरिया, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को इफेक्ट किया था इस ग्रेट फेमाइन ने। स्टार्ट ये हुए थे साउथ इंडिया से, ज्यादा इफेक्ट है साउथ इंडियन और डेक्कन के रीजन में ज्यादा इफेक्ट रहा इस फेमाइन का, ओके। लेकिन साउथ इंडिया और डेक्कन के बाद ये थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडिया भी कवर किया, थोड़े पार्ट्स ऑफ पंजाब भी इस फेमाइन ने कवर किए। यहाँ पे लिखा है मैंने, मेड्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और स्मॉल एरियाज ऑफ पंजाब वाज कवर्ड बाय दिस फेमाइन। और जो टोटल डेथ है ये एक्चुअली लिटन के कंट्रोल से टोटली बाहर हो गई थी चीजें। मतलब फूड ग्रेन्स जो है, इतनी भूखमरी, लोग जो है स्टारवेशन, पीपल वर डाइंग ऑफ स्टार्विंग एक्चुअली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8.2 मिलियन मतलब 80 लाख के लगभग, ठीक है, 80 लाख के लगभग जो हैं यहाँ पे जाने गई थी। तो इमेजिन 80 लाख इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। उस टाइम पे तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, ठीक है, इंडिया की। तो ऑलमोस्ट 25 to 30 करोड़ वॉज द पॉपुलेशन। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस टाइम पे 33 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन थी, ठीक है, 35 करोड़ के लगभग, ठीक है। तो इस टाइम पे पॉपुलेशन भी वैसे ही कम थी, तो उसके हिसाब से 80 लाख जाना तो
इट्स अ ह्यूज नंबर। तो ये कंट्रोल से बाहर हो गई थी लिटन के, तो ये काफ़ी इस चीज़ के लिए भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है लिटन को इन फेमाइन्स के लिए, दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर इंडियंस। ओके, उसके बाद जो है इसने क्या किया, लिटन ने यूनिफॉर्म सॉल्ट लॉ जो है वो अपनाया थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद इसने जो है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जो मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसको फर्दर एक्सटेंड किया। लिटन जो है फर्दर उसने क्या किया कि ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन किस लिए की गई थी, टू कलेक्ट रेवेन्यू और ज़्यादा फिनेंशियली, इसने क्या किया, ज़्यादा फिनेंशियल पावर जो है फिनेंशियली स्ट्रेंथन कर दिया प्रोविंसेस को, अगेन विद द व्यू टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू एंड नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद जो है एज लिमिट जो है इसने कितनी कर दी थी इंडियन सिविल सर्विसेज की, 21 से रिड्यूस कर दी 19 को। 19 जो है ये कर दी जो सिविल सर्विसेज की एज लिमिट है लिटन ने, और इसलिए की थी ताकि जो इंडियंस हैं, इसका बेसिकली पीछे इंटेंशन ये थी कि जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट ना कर पाएं, क्योंकि एज इतनी कम रख दी थी, 19 कर दी थी। ठीक है, 1878 में खैर इसने अपनी तरफ से एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की स्टार्ट की थी। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में इसने क्या किया कि जो इंडियंस हैं उनके लिए, एक्सक्लूसिवली इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज स्टार्ट की, लेकिन बाद में ये अबॉलिश कर दी थी। केवल नाम की ही थी ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, ऐसे ही नाम की थी कि इसमें खाली इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट इट वाज नथिंग ऑफ यूज, ये बाद में अबॉलिश ही हो गई थी। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट लॉर्ड लिटन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार लगाया था 1877 में, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया था 1878 में, जिसमें नेटिव लैंग्वेज में जो इंडियन प्रेस है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकती ब्रिटिशर्स को। ठीक है, आर्म्स एक्ट पास किया था 1878 में, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद ग्रेट फेमाइन आए थे 76 से 77, तो ये चीज़ें आप इसमें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 का जो है टाइम पीरियड रहा। लॉर्ड रिपन ने बाद में रिजाइन कर दिया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, वो भी डिस्कस करेंगे क्या थी। तो लॉर्ड रिपन जो था ये थोड़ा सा इंडियंस के साथ सिंपैथाइज करता था, सोचता था कि इंडियंस की कंडीशंस मैं थोड़ी ठीक करूं, क्योंकि जो लॉर्ड रिपन है इसको ब्रिटेन के जिस राजा ने भेजा था यहाँ पे, बेसिकली राजा तो नहीं बोलूंगी, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली जो इसको यहाँ पे भेजा था वो लिबरल पार्टी का था। ठीक है, तो लिबरल पार्टी उस टाइम पे पावर में आ गई थी ब्रिटेन में, तो लिबरल पार्टी का था, तो इसके जो थॉट्स हैं वो लिबरल थे जो, ठीक है, तो रिपन के, तो लॉर्ड रिपन जो है वो थोड़ा सिंपैथाइज करता था इंडियंस के साथ, थोड़े लिबरल पार्टी के बंदों ने इसको यहाँ भेजा था, तो ये थोड़ा इंडियंस की वेलफेयर के लिए थोड़ा कंडीशन सुधारने की कोशिश कर रहा था, जो लिटन ने बुरी हालत करके रखी थी, तो वैसे रिपन ने सोचा कि मैं थोड़ा अच्छा करूं। ओके, नाउ व्हाट ही डिड, सबसे पहले एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इसने क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया। रिपन ने क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया था। ये आप याद रखिएगा, यहां मैंने मेंशन नहीं की है, ईयर मेंशन नहीं किया है, तो इट वाज 1881। ठीक है, लिख लीजिए कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में जो है किसने लाया था, रिपन ने लाया था। ओके, और इस एक्ट में बेसिक क्या था, देखिए फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, उनकी कंडीशंस सुधारने के लिए जो है एक्ट लाया। इससे पहले इंडिया में 1881 से पहले कोई फैक्ट्री एक्ट नहीं था, इतनी फैक्ट्रीज भी नहीं थी, खैर इतनी फैक्ट्रीज भी नहीं थी, बट इस टाइम पीरियड पे आते आते हम देखेंगे कि इन दी आई वुड से कि इन दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी के एंड के टाइम पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। ओके, चीप लेबर था और यहाँ पे कोई एज सच कोई फैक्ट्री लॉज भी नहीं थे, तो फैक्ट्री लॉज नहीं थे तो फैक्ट्री के ओनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है कि कोई फैक्ट्री लॉज ही नहीं है, तो जितने मर्जी घंटे काम करवाओ, जितना मर्जी हजारडस काम करवाओ, कोई लॉ ही नहीं है जो फैक्ट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, खैर ये तो बहुत पुरानी ना, ये तो लॉज वगैरह स्ट्रिंजेंट होना अब स्टार्ट हुए हैं, अब भी पूरी तरीके से जो है लॉज जो है वर्कर्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो खैर क्या ही बात थी। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो लाया था 1881 में, जिस वजह से क्या हुआ कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को थोड़ी इसमें बेसिकली ज़्यादा बच्चों की ही बात की गई जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जो 7 years बिलो जो चिल्ड्रन हैं उनका काम करना फैक्ट्रीज में बैन कर दिया गया। तो इट बैंड एक्चुअली, ठीक है, कि जो 7 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जाएगा। ओके, वर्किंग आवर्स जो थे वो बच्चों के जो है 9 आवर्स कर दिए गए, जो 12 ईयर्स के बच्चे हैं। ठीक है, जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 9 घंटे वो काम करेंगे। ठीक है, और बीच में 1 घंटा उनको रेस्ट मिलेगी या 4 हॉलीडेज मिलेंगे पर मंथ। ओके, और एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किया जाएगा जो देखेगा कि ये जो है लेबर इंस्पेक्टर जिसको हम कह
सकते हैं कि जो देखेगा कि ये रूल्स जो है फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली इसमें बात ये है कि आपने याद रखना है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में वो आया था अंडर लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही रीपील्ड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था उसको फिर खत्म कर दिया, उसको रीपील कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो ये आप याद रखिएगा कि लाया किसने था? लिटन ने, और खत्म किसने किया? रिपील किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। ठीक है, रीडेंशन ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर जो है वो वापस कर दिया। जो ब्रिटिश के अंडर आ चुका था मैसूर, उसके बाद जो मैसूर है उस मैसूर के कह सकते हो मैसूर के राजा को वापस कर दिया मैसूर। किसने? रिपन ने। ठीक है, उसने मैसूर ने बेसिकली जो मैसूर का राजा है उसको वापस कर दिया मैसूर। उसने कहा कि आप अपने किंगडम को अपने तरीके से खुद संभालिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हंटर कमीशन 1882 में जो है वो अपॉइंट हुई थी अंडर लॉर्ड रिपन। अब ये हंटर कमीशन क्या थी? हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, वर्नाक्यूलर एजुकेशन की बात की कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए बच्चों को, और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ये बात की थी हंटर कमीशन ने 1882 में, ये भी याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, हंटर कमीशन का क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है, जैसे हमने म्यूनिसिपैलिटीज की बात की थी कि म्यूनिसिपैलिटीज की या ग्रास रूट लेवल पे जो है लोकल बॉडीज को स्टार्ट करने की बात 1882 में किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी, और रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा काम जो है वो, ऑल्दो जो इससे पहले वॉइस रॉयस हैं उन्होंने भी लोकल गवर्नमेंट्स की बात की थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स की बात की थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें लॉर्ड रिपन ने जो है सबसे ज्यादा काम किया है इसको लेके, तो इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की फर्दर इसने एक्सटेंड किया 1882 में, जो मैंने आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट की थी विद द व्यू टू कलेक्ट मोर टैक्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको फर्दर जो है एक्सटेंड किया लॉर्ड रिपन ने। ओके, इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है इसमें कि इसने पास किया इल्बर्ट बिल 1883 का। 1883 में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड। अब इसमें इल्बर्ट बिल क्या था? बेसिकली क्या था कि जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन जजेस भी कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, इससे पहले क्या था कि अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल है तो कोई इंडियन जज है या इंडियन मैजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा? वो इंग्लिश क्रिमिनल के लिए कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, कोई जजमेंट नहीं पास कर सकता। जो इंडियन जज है या इंडियन मैजिस्ट्रेट है वो इंग्लैंड या वो ब्रिटिश क्रिमिनल के लिए कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकता, पहले ये था। ठीक है, इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ? इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया लॉर्ड रिपन के अंडर, इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो इंडियन, देखिए इंडियन उस टाइम पे जजेस इतनी हाई पोस्ट पे तो नहीं थे, मैजिस्ट्रेट की लेवल तक थे, तो जो इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद इल्बर्ट बिल में यह है कि जो इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं वो पास कर सकते हैं जजमेंट, यूरोपियंस के लिए भी जजमेंट, यूरोपियन क्रिमिनल्स के लिए जजमेंट पास कर सकते हैं। तो इस बिल को बहुत क्रिटिसाइज किया किन्होंने? यूरोपियंस ने। ऑब्वियसली जो यूरोपियंस हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे, हम तो सुपीरियर रेस हैं, वी आर वाइट्स, ये जो ब्राउन्स हैं ये या जो इंडियंस हैं ये कैसे हम पे फैसला सुना सकते हैं? चाहे कोई ब्रिटिश चोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी वो मतलब उसका वो वाइट है, तो इसलिए वो उसका रैंक तो ज्यादा इंडियन से। ठीक है, ये तो यही मानते थे ब्रिटिशर्स, राइट? वो कहते कि भाई हम सुपीरियर रेस हैं, इंडियंस हम पे कैसे वर्डिक्ट पास करेंगे, इंडियन हम पे कैसे जजमेंट दे सकते हैं, राइट? तो इस बिल को बहुत क्रिटिसाइज किया यूरोपियंस ने, इतना क्रिटिसाइज किया कि फाइनली रिपन इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गया कि रिपन को इस बिल को वापस लेना पड़ा, इल्बर्ट बिल को। ठीक है, इसको वापस लेना पड़ा, तो ही रिजाइंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी। तो टाइप की कॉन्ट्रोवर्सी चली, यूरोपियंस बहुत नाराज हो गए इस बिल से। ठीक है, तो ये टाइप की कॉन्ट्रोवर्सी चली, तो इस कॉन्ट्रोवर्सी इल्बर्ट बिल को लेके रिपन को लगा कि भाई मैं तो इंडियंस की भलाई करने आया था, बट मैं इंडियंस की भलाई एक्चुअली कर नहीं पा रहा हूं। तो इस प्रेशर में आके रिपन ने क्या किया? रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो ये है लॉर्ड रिपन के बारे में। ओके, लॉर्ड रिपन का याद रखिएगा कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है उसको रिपील किया 1878 में इसने। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में लाई, इंपॉर्टेंट है
ठीक है, ये आप चीजें याद रखिएगा। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, ओके। और इल्बर्ट बिल 1883 में, जिसके इल्बर्ट बिल में ये क्या था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट जो हैं वो यूरोपियन क्रिमिनल को की जजमेंट पास कर सकते हैं। इस पे यूरोपियंस काफी नाराज हो गए और जिसकी वजह से इसको ये बिल विड्रॉ करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने रिजाइन दे दिया। सो दिस वाज अबाउट रिपन फ्रॉम 1880 टू 1884। उसके बाद आए जी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन फ्रॉम 1884 से 1888, 1884 से 1888 तक इसका टाइम पीरियड रहा लॉर्ड डफरिन का, ठीक है। ये लास्ट वॉइसरॉय हम डिस्कस करेंगे, जो इसके आगे वाले वॉइसरॉयज हैं वो अभी फिलहाल आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद बन गई जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। ये डेट तो याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। तो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है ये हम इसमें इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं इसमें मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ही डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ये बनी थी, ही वॉज द वॉइसरॉय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। तो यही इंपॉर्टेंट चीज जो है ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये वॉइसरॉयज अच्छे से आप याद रखिए, इनको आप फिर से रिवाइज करिए। तो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।